गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम के बाद अब हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कल वैद्युशीलता पढ़ी थी। किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतकता कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो परावैद्युतांक के बराबर होता है माध्यम की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता। तो के बराबर हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि आपने जो पढ़ी थी कि वो माध्यम की वैद्युशीलता क्या थी, एप्सिलॉन, और निर्वात की क्या थी, एप्सिलॉन 0। तो के बराबर क्या सूत्र आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ गया परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता। कुछ परावैद्युतांक का मान दिए हुए हैं। निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है कि वो 1.00 होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। वायु के लिए के का मान होता है 1.00059। जनरली न्यूमेरिकल में हम के का मान वायु निर्वात के लिए 1 ले लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट मान होता है 1.0059। कागज के लिए के का मान 3.5। माइका के लिए के का मान 3 से 6 के बीच में होता है, 3 to 6। कांच के लिए के का मान जो होता है वो 5 से 10 होता है। जल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर के का मान 80.4 होता है। ग्लिसरीन के लिए के का मान 42.5 होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, सबसे अधिक। तो सबसे कम मान किसका होता है, के का सबसे कम मान किसके लिए होता है, निर्वात के लिए 1, और सबसे अधिक किसके लिए होता है, धातु, कोई सी भी धातु है उसके लिए इन्फिनिटी होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए, कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, आज हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु है। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, ये Q1 और ये Q2 मूल बिंदु A और B पर स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। ये आपका R1 वेक्टर हो गया। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, R1 वेक्टर, और ये आपका हो गया R2 वेक्टर OB। ठीक है, तो सबसे पहले Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F12, पहले पर दूसरे कारण क्या सूत्र था कूलाम के नियम से, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी BA। जब B के कारण A पर देख रहे हैं तो BA का होल स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो तीर का निशान लगा देंगे ऊपर। F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन BA स्क्वायर इंटू BA की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर BA। किसी को वेक्टर में लिखना है तो उसकी दिशा में एकांक सदिश लगा दिया। अब एकांक सदिश क्या बताया था, लास्ट ईयर पढ़ाया था 11th पे। एकांक सदिश होता है वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। ठीक है, इसी प्रकार BA यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो BA वेक्टर बटे BA का परिमाण। समीकरण 1 में मान लगा दीजिए। F12 वेक्टर बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन BA का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर BA की जगह लिखेंगे BA वेक्टर बटे BA वेक्टर का परिमाण। तो F12 वेक्टर बराबर आ गया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2, BA का होल क्यूब हो गया, BA स्क्वायर ये था, एक BA आ गया इंटू BA। समीकरण नंबर 2। अब इसी में देखिए चित्र में आपका चित्र बना था ये O था। ठीक है, ये बिंदु A था और ये B था। अगर वेक्टर के त्रिभुज का नियम लगाएंगे, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर त्रिभुज के नियम से इक्वल टू क्या होगा, OA वेक्टर की, क्योंकि बताया था त्रिभुज का नियम क्या था, यदि दो भुजाओं को त्रिभुज की, यदि दो बलों को या दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित करें तो उनका परिणामी तीसरी भुजा के बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है। इसलिए OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर बराबर किसके होगा, OA वेक्टर के। तो यहाँ से BA वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगा, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA वेक्टर आपका जो था वो आपका R1 वेक्टर था और OB वेक्टर क्या था आपका, R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समीकरण 2 में मान लगाया तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस, क्योंकि BA का मान क्या निकल के आ गया, R1 माइनस R2 वेक्टर के परिमाण का क्यूब, और इंटू BA वेक्टर यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल लिख लेंगे F21, पहले के कारण दूसरे पर, तो F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, देखिए जब पहले पर दूसरे के कारण देख रहे थे तो R1 माइनस R2 था, अब दूसरे के कारण पहले पर देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले के कारण दूसरे पर देख रहे हैं, Q1 के कारण Q2 पर, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब और ब्रैकेट में R2 क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से हमें क्या पता लगा कि F12 वेक्टर बराबर होता है माइनस F21 वेक्टर, यानी दोनों बल आपस में बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं।
अब वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल जो होता है आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल का मान आवेशित पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि बीच में माध्यम निर्वात है, वायु है या कोई और है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है, वैद्युत बल अधिक प्रबल। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। अब मेन टॉपिक हमारा था वैद्युत क्षेत्र। जैसे हमने 11वीं में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, ऐसी वैद्युत क्षेत्र। वहां क्या था? किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पिंड को लाने पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र की जिसमें किसी अन्य आवेशित वस्तु को लाने पर उस पर वैद्युत बल लगने लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन है। स्रोत आवेश, सोर्स क्या होता है? वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। स्रोत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आवेश रखकर किया जाता है। इस सूक्ष्म आवेश को ही परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? जब किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को, आवेश की जगह लिखेंगे परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है, जिस कारण परीक्षण आवेश क्या करने लगता है? गति करने लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक जिस मार्ग पर गति करता है उस मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले मान लीजिए वैद्युत बल रेखा है, धनावेश से चलेगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। ये एक वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींच लीजिए तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर, दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। प्लस से निकलेगी और माइनस पर समाप्त हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा खुला वक्र होती है। अगर ये वापस आके हम आ जाती प्लस पे तो ये बंद वक्र हो जाता, लेकिन ये प्लस से चलेगी और माइनस पे समाप्त हो जाएगी, इसलिए खुला वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? अगर मान लीजिए काट देंगे इस टाइप से दो वैद्युत बल रेखाएं, तो उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखा, अगली प्रॉपर्टी, जिस स्थान से निकलती है तथा जिस स्थान पर समाप्त होती है दोनों स्थानों पर पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत ही निकलेगी, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर ड्रॉप होगी। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखा अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। नीचे देखिए, मैं वैद्युत बल रेखा बना के दिखा रहा हूं आपको। इस टाइप से चुंबकीय बल रेखाओं की तरह वैद्युत, ये लंबाई है, इसकी लंब दिशा में आप देखेंगे यहाँ दूर हटने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसी कारण सजातीय आवेश यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखा अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का, एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यहाँ देखेंगे आप, नजदीक आनी शुरू हो जाएंगी जब लंबाई की दिशा में। इसी कारण विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आपका क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखे, तो आप कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। थैंक यू।